वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है। अक्सर आप लोग को सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा, वैसे ही क्वेश्चन लाया है केडी क्रिएटिव पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे सवालों को देखिएगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 0 डिग्री, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर न्यून कोण का मान कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, 90 डिग्री। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या पूछा जा रहा है और मुझे क्या जवाब देना है। आप लोग भी इस क्वेश्चन के साथ लगा सकते हैं अपने सेट। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, तटस्थ प्रभार, धन आवेश एवं ऋण आवेश? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, धन आवेश उत्पन्न होता है। अब इसी से देखिएगा जुड़ा हुआ आपको जो देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। एवोनाइट की छड़ को रुई से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश, धन आवेश, तटस्थ प्रभार, धन आवेश एवं ऋण आवेश? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऋण आवेश, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस तरह से हर क्वेश्चन का जवाब बदल रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखने के लिए एक ही जैसा लग रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए आप लोग अक्सर एग्जाम में इस तरह में कंफ्यूज करते होंगे। उसके ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केडी क्रिएटिव पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड आपको कर रहा है। अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, नाभिकीय बल या गुरुत्वीय बल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, नाभिकीय बल। अब देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। अब इसी से जुड़ा हुआ आपको देखने मिल रहा है कि प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, अपकेंद्र बल या अभिकेंद्र बल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, गुरुत्वीय बल जो होता है वो दुर्बल बल कहलाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 7 नंबर के क्वेश्चन में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? 1565 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, 1665 ईस्वी में। और 1665 ईस्वी में हुई थी। और आपसे ये एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है कि ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो किस जगह पे? वो इंग्लैंड में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, देखने के लिए मिल सकता है कि रॉबर्ट हुक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। वो जो जन्म हुआ था 18 जुलाई
1635 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगर आप इसके बारे में पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो 3 मार्च, मैं लिख दूँ मैं, 3 मार्च 1703 ईस्वी को। आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, 3 मार्च 1703 ईस्वी में। एग्ज़ाम में होता है क्या कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो कंफ्यूज होता है क्रिएटिव, इसका ए जवाब होगा या बी जवाब होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने में और मेरी टीम को। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? ए फाइन बैलेंस, माइक्रोग्राफिया, द पैलेस ऑफ इल्यूशन, द मोरल्स ऑफ मेलुआ। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, माइक्रोग्राफिया। इसको पुस्तक का नाम है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी पुस्तक है। इसमें जो है कोशिका से संबंधित बहुत सारा कुछ जानकारी दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं इसको क्या कहा जाता है। एनाब्लोजिम, केटाबोलोजिम, मेटाबोलोजिम या टेबोलिज्म। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एनाब्लोजिम। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे क्या कहते हैं? केटाबोलिज्म, टेबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, एनाब्लोलिज्म। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा केटाबोलिज्म। कहाँ ये ए इसको जवाब होगा केटाबोलिज्म। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागण निकल कर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है, परपरागण कहा जाता है या युग्मनज कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्वपरागण कहा जाता है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया ये क्वेश्चन आपको PCS के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर गए थे कि इसका जवाब क्या होगा। और वो क्वेश्चन इस तरह से भी था। जब परागण उसी पौधे के 2 फूल या उसी जाति के 2 पौधे के बीच हो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? परपरागण, परागण, स्वपरागण या युग्मनज? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा परपरागण, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए ना क्या किस तरह से कंफ्यूज हो रहा था, किया गया है इस क्वेश्चन में। वैसे ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि केडी क्रिएटिव पॉइंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन, चालन, विकिरण या रेडिएशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो जो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा।
अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या होता है कंफ्यूज बहुत ही ज़्यादा होते हैं और अपना जवाब गलत कर बैठते हैं। हम द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या रेडिएशन विधि? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा संवहन विधि। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस तरह इसमें कंफ्यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, गतिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, आवृत्ति उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? 1 सेकंड में जो कंपन होती है उसे क्या कहा गया है? आवर्त या आवर्तकाल, गतिज ऊर्जा या कोणीय आवृत्ति? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आवर्तकाल। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहा जाता है। देख रहे हैं ना आप लोग इसमें उसमें क्या पूछा गया था? आवर्त हुआ था और इसमें आवर्तकाल हो रहा है। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आप लोग एग्ज़ाम में गलत कर बैठते हैं, लेकिन आप गलत नहीं होगा। अगर मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो आपको इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर होगा। चलिए, अनुदैर्घ्य तरंगे किन माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में। ये जो उत्पन्न होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, ये तीनों अवस्था में होती है, यानी ठोस, द्रव, गैस में। यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उसमें क्या पूछा गया था? अनुदैर्घ्य। अब इसमें पूछा जा रहा है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या तीनों अवस्था? ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये जो उत्पन्न होती है ठोस अवस्था में होती है। ए क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठोस जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक आणविक होती है, एक आयनिक होती है, एक धात्विक होती है और एक सहसंयोजक होती है। आपके एग्ज़ाम में ये बन सकता है कि ये ठोस कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मैक्स प्लांक किससे संबंधित है? फोटॉन सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत से, पाउली से सिद्धांत से या प्लांकस सिद्धांत से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्वांटम सिद्धांत। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो क्वांटम सिद्धांत जो दिया गया था वो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको जो पेश किया गया था वो कब किया गया था? वो जो पेश किया गया था 1908 ईस्वी में। एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। हूबहू आपको मैं जो बता रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन ना हो, इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके इसको क्या कहता है इसको पूछा जा सकता है। इसलिए जो भी इससे जुड़ा हुआ बनता है फैक्ट मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में एल्बर्ट आइंस्टीन क्वांटम सिद्धांत किसने दिया ये क्वेश्चन बन जाए, या हो सकता है कि इसको पेश कब किया गया था क्वांटम सिद्धांत को, तो ये भी पूछ सकता है। अगर पूछा जाए पेश कब किया गया था 1908 ईस्वी में। मैक नंबर किससे संबंधित है? ध्वनि से, वायु से, ध्वनि गति से या वायु ध्वनि से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ध्वनि गति से। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए
धन्यवाद।